गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सब सत्ता की साझेदारी का वन शॉट रिवीजन पढ़ रहे हैं यानी नोट्स से, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने कल पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका की जो बनावट थी। अब हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ते हैं श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों हुआ था। तो आइए हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने बताया था श्रीलंका में टकराव हुआ था। तो टकराव क्यों हुआ था? तो श्रीलंका में टकराव देश के युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो भी बेल्जियम की भांति अपनी ही जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहां गृह युद्ध हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, आगे हम देखते हैं गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध तो किसी मुल्क में यानी किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई यानी जब युद्ध का रूप ले ले या ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो इसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। तो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई क्या ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। आगे देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई बहुसंख्यक है तो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों इच्छाओं की क्या कर सकता है? अवहेलना कर सकता है। तो आइए देखते हैं 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। तो 1956 में एक कानून पास किया गया सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। यानी श्रीलंका में 1956 में कानून पास किया गया जिसमें सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित की गई। नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और क्या देगी? बढ़ावा। यानी श्रीलंका का जो देश का धर्म है वो बौद्ध धर्म है। सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में क्या दे दी गई? प्राथमिकता। ये 1956 के कानून के अनुसार उठाए गए कदम के अनुसार है। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, जिससे तमिलों की क्या हो गई? अवहेलना, क्योंकि तमिलों का कोई तो बात ही नहीं हुआ है। सारा कुछ जो हुआ है सिंहलियों के लिए हुआ है। आगे हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि यानी उम्मीदवार को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं। ठीक है, इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाता है, नए नियम बनाता है या नियमों और कानूनों में क्या करता है? संशोधन करता है। या तो जो पहले से नियम कानून बने उनमें संशोधन करेगा, नया नियम बनाएगा। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनैतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। तो यानी किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनैतिक शक्ति का स्रोत क्या होती है? प्रजा यानी जनता। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोक स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। यानी जो लोगों के लिए नीतियां बनाई जाती है उसमें हर नागरिक की आवाज़ को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप। तो एक तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होगा। तो सरकार के विभिन्न स्तरों में मध्य में सत्ता का वितरण, जैसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। ये जो केंद्र सबसे बड़े लेवल पर है वो ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर
इसके नीचे यानी ये जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार का विभाजन है, ये ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। और सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण, जैसे विधायिका हो जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये क्षैतिज वितरण है। आगे विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों की भी सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, कहाँ पर? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थी। विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण यानी क्षैतिज वितरण। अब देखते हैं जरा, तो क्षैतिज वितरण जैसे विधायिका का काम, सॉरी यहाँ गलती लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, विधायिका लिख लीजिएगा ना, ठीक है, ये गलती है, विधायिका रहेगा यहाँ पर। कानून का निर्माण यानी विधायिका का काम है क्या करना? कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे हम देखते हैं कार्यपालिका का काम क्या है, तो कानून जो बनाए गए हैं विधायिका द्वारा उसका क्रियान्वयन करना, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह यानी IAS अफसर जो होते हैं, ठीक है। न्यायपालिका एक कानून की व्याख्या करता है और सर्वोच्च मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला व सत्र न्यायालयों का नियंत्रण करता है, देखरेख करता है, ठीक है। आगे ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार किसके लिए होगी? देश के लिए। राज्य या प्रांतीय सरकार राज्यों के लिए। स्थानीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण में अंतर। तो ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों यानी केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की। इसमें निरंतर अंग उच्चतर के अधीन काम करते हैं, यानी जो छोटे वाले स्तर के हैं वो बड़े ऊंचे स्तर के अधीन काम करते हैं। जैसे राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। वैसे हर किसी का अपना अपना अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कुछ कामों के लिए वो तो अधीन रहती हैं, ठीक है। क्षैतिज वितरण देखते हैं, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के भी सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। तो आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। तो ये देखते हैं हम लोग आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के निम्न तरीके हैं। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। उदाहरण में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी। उदाहरण केंद्र और राज्य सरकारों की भी सत्ता की साझेदारी। सामाजिक समूहों की भी सत्ता की साझेदारी। सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। दबाव समूहों की भी सत्ता की साझेदारी, जैसे नए श्रम कानून के निर्माण के समय ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से सलाह लेना, ये सब है, ठीक है। आगे हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण, यानी भारत के। तो युक्ति परक कारण हमने बताया था, नैतिक परक भी। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न सामाजिक समूहों की बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है। इसलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है? जरूरी। नैतिक कारण, लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना है, ठीक है। तो नैतिक परक भी हमने देखा था, युक्ति परक भी। सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों की भी सत्ता का बंटवारा होता है। तो लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी सत्ता का बंटवारा। इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रकार के बंटवारे को कौन सा बंटवारा? क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। आगे ब्लेजर मॉडल की मुख्य विशेषता कौन सी है देख लेते हैं हम लोग। तो समान विशेषता भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती है। कहाँ कहाँ? समान विशेषता भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती है। यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। यानी चाहे बेल्जियम हो चाहे भारत हो, दोनों में जहाँ दोनों देशों में जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। यानी दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है। भिन्न विशेषता भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी का पहला प्रश्न आपको करा चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, चलिए हम फिर से करा दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी के प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दिए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है शासन के विभिन्न अंगों की भी सत्ता का बंटवारा, जैसे हमने पढ़ा। तो शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश यानी नियंत्रण रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं की भी सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून को क्या करती है? लागू करती है, तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर क्या करती है? नियंत्रण। तो न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। आगे है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। तो पूरे देश के लिए सरकार होती है, पूरे देश के लिए सरकार होती है, जिसे हम केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों की भी सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके भी सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो जिससे विभिन्न सरकारों की भी शक्तियों को लेकर कोई तनाव ना हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो विभिन्न सामाजिक समूहों की भी सत्ता का बंटवारा, तो हमने अंगों के स्तर पर देख लिया है। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। तो अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगला है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती है जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह ये सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख है जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इस दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। पहला हो गया हम लोग
पढ़ चुके हैं। आगे दूसरा देखते हैं हम। तो भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी के एक उदाहरण देते हो, इसका युक्तिपरक और नैतिक परक कारण बताइए। तो युक्तिपरक कारण, सत्ता के बंटवारे से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इस प्रकार सत्ता का बंटवारा सामाजिक सामंजस्य और शांति के लिए जरूरी होता है। भारत में कमजोर वर्गों के लिए सीट आरक्षित है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उन्हें सरकार चलाने में हिस्सेदारी देती है। अगला है नैतिक। तो नैतिक कारण, दरअसल सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है कि राजनीतिक सत्ता में नागरिकों की हिस्सेदारी और भारत में जनता सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस तथा उसकी आलोचना कर सकता है। इससे सरकार पर अपनी नीतियों और फैसलों पर दोबारा सोचने का क्या बनता है, दबाव बनता है। आगे प्रश्न नंबर 3। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं, क्यों? अपना जवाब 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो ये जो 1-2 प्रश्न बचे हैं इसे हम कल कराएंगे। कल पहले प्रश्न करा देंगे, इसके बाद हम बहुविकल्पी शुरू करेंगे। तो कल आप लोग जरूर बने रहिए कल बहुविकल्पी पढ़ने के लिए। बहुविकल्पी के बाद हम बताएंगे परीक्षा में किस तरह से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा। तो आप लोग, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि लेक्चर पूरा देखें और क्रम से देखते जाएं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। तो आगे हम कल वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, लेकिन अब मैं आपको बुक से थोड़ा नहीं पढ़ा क्योंकि समय कम है। तो मैं आपको नोट्स पढ़ाऊंगा, उसके साथ बहुविकल्पी, फिर लघु, अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्नों को कराऊंगा। तो आप सब चिंता न करें, आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।